बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्लॉग है, ज़रूर सुनिएगा और इसको महफूज कर लीजिएगा। ये आपके लिए हमेशा हमेशा आपके काम आएगा। ये एक रेफरेंस के तौर पर काम आएगा। ये कभी भी डिस्क्रेडिट नहीं होगा, ये कभी भी इररेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में चंद वाक़यात हुए उनमें से एक वाक़या उसी पे है और वो है साइफ़र। क्योंकि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए 15 महीनों में बेशुमार कोशिश की जा चुकी हैं, 200 मुकदमात हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक महफूज हैं और उनको गोलियां भी लगी, अल्लाह ताला ने उनकी जान भी बचा ली। तो इसके बावजूद कोशिशें मुसलसल होती जा रही हैं और 15 जमाती हुक्मरान एक तरफ है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अकेले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके टुकड़े भी कर दिए गए हैं, टोटे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। बहरहाल ये कहानी साइफर से शुरू हुई थी, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद रजीम चेंज ऑपरेशन की, और आज फिर 15 महीने के बाद 16वां महीना चल रहा है गवर्नमेंट का और हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और ये वापस वहीं पे आके कहानी रुक गई है, साइफर पे आके रुक गई है। लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू, यहाँ तक चीज़ आ चुकी है और एक बार फिर मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज है, उन्होंने इस कज़िये को दोबारा जिंदा कर दिया है साइफर को। और ये मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, ये बार बार इसको जिंदा करती रही है साइफर के मामले को। और उसका बुनियादी मकसद मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मिलिट्री लीडरशिप को प्रेशर में रखना चाहते हैं। और पहले इन्होंने बाजवा साहब को प्रेशर में रखा था और क्योंकि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, इमरान खान साहब नाम लेना भी छोड़ चुके थे और अपना अगला सफ़र शुरू कर चुके थे, लेकिन PMLN कुछ अर्से के बाद बार बार इसको दोबारा से उठाती है। उसकी वजह यह है कि PMLN को डाउन लीग्स का मसला उनके जहनों में मौजूद है और इसलिए वो समझती है कि ये जो साइफर का मामला है ये मेमोगेट का रिवर्स इंजीनियरिंग है। मेमोगेट में एक बात की गई थी, डाउन लीग्स में एक बात की गई थी, डाउन लीग्स में नवाज शरीफ साहब ने बात की और मेमोगेट में जरदारी साहब ने बात की कि ये बाहर से मदद मांगते हैं और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और ये जो साइफर है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है कि इधर से कोई पाकिस्तान से किसी ने बताया अमेरिका को कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यहाँ की शिकायतें लगाई गवर्नमेंट को बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत, सिविल हुकूमत के ख़िलाफ़। तो लिहाजा इसको वो बार बार उछालते हैं और उछाल के उससे सियासी फ़ायदे भी हासिल करना चाहते हैं और मिलिट्री लीडरशिप को प्रेशर में भी रखना चाहते हैं। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद अभी यहाँ पे टेबल नहीं हुई थी, कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एक इवेंट होता है वाशिंगटन में। हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर अमेरिका में असद मजीद साहब और हमारे डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो उसमें मीटिंग में मौजूद होते हैं और वहाँ पे उनको कन्वे किया जाता है कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद अगर मंजूर हो गई, इमरान खान साहब को हटा दिया गया तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात गुडी गुडी, और अगर नहीं हटाएगा तो फिर इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये जो चीज़ दी जाती है बिलअमूम ऐसी बातें नहीं की जाती। जब ये की गई तो फौरी तौर पे हमारे सफ़ीर ने, असद मजीद साहब ने साइफर, जिसको कोड वर्ड्स में होते हैं, एक डिप्लोमेटिक लेटर भेजा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि यहाँ के ये सूरत हाल है। और क्योंकि उस वक्त तक तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश नहीं हुई थी और डिफेंस अटैची ने अपने तौर पे अपनी लीडरशिप को आगाह किया और कंटेंट एक ही था दोनों का। उसके बाद यहाँ आता है और यहाँ पे उसको दबा दिया जाता है। वो जो साइफर है, लेटर है, डिप्लोमेटिक सफारती ख़त, उसको कोई सुन बुन नहीं लगती। इस दौरान कुछ दिनों के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता होता है वाशिंगटन से और उन्होंने पूछते हैं, यानी कि हमारे सफारतकार पूछते हैं कि जनाब हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, लेटर लिखा था, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है। वो खोज लगाते हैं, वो निकाल लेते हैं और पता चल जाता है। उसके बाद वो इमरान खान साहब को इन्फॉर्म करते हैं, इमरान खान साहब बाजवा साहब को इन्फॉर्म करते हैं। तो बाजवा साहब कहते हैं अभी इस चीज़ को नहीं छेड़ना और इसको अभी रहने दें, और क्योंकि OIC का सरबराही इजलास हो रहा है और बड़े बड़े रहनुमा आ रहे हैं, इस इवेंट को हमने ख़राब नहीं करना, इसके बाद इस पर बात करेंगे। वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान साहब को कहा जाता है इस पर बात नहीं करनी। लेकिन फिर जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद बिल्कुल पीक पे पहुंचती है और उस वक्त इमरान खान साहब एक जलसा-ए-आम में वो ख़त एक लहराते हैं और उसके ख़त के मंदरजात होते हैं। वो ख़त ओरिजिनल नहीं था, मंदरजात लिखे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको बता दिया था कि ये है और वो ख़ुद भी पढ़ चुके थे। लिहाजा वो अपने तौर पे बताते हैं कि ये एक तरह की साजिश है और ये बाहर से सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद
जब ये लेटर लहराया जाता है तो हम, जाहिर है रिपोर्टर्स का काम है और वो पूछते हैं कि काउंटर नैरेटिव क्या है, प्राइम मिनिस्टर ये कहता है तो हमारी मिलिट्री साइड क्या कहती है। हमने रब्ता किया DDISPR ऑफिस में, ब्रिगेडियर शफीक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि भाई ये लहराने के बजाय ये कौमी काबीना में बिल लेके जाएं, प्रॉपर फोरम पे ले जाएं, पार्लियामेंट में ले जाएं और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं वहाँ पे डिस्कस करें, वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी चाहिए। लिहाजा ये चीज़ वापस हम बताते हैं कि जनाब ये आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जी हमारा है, और उन्होंने फिर काबीना खुसूसी कमेटी का इजलास बुलाते हैं और उसमें इत्तेहादी जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है, एतमाद में लेने की कोशिश की जाती है। उसमें MQM के वज़रा भी नहीं आते और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी नहीं आते और वो साइफर को देखने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद 37th कौमी सलामती कमेटी का इजलास, 37वां इजलास बुलाया जाता है। 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है साइफर, और उसमें इमरान खान साहब चेयर कर रहे हैं और ये इजलास होता है 30 मार्च को। 30 मार्च को ये इजलास होता है। तहरीके अदम एतमाद से 10 दिन पहले की बात है ये 37वां इजलास। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद है। उसमें जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा मौजूद हैं, पाक बहरिया के सरबराह अमजद न्याजी साहब और एडमिरल न्याजी साहब मौजूद हैं, और पाक फ़िज़ाइया के ज़हीर साहब मौजूद हैं, एयर चीफ मौजूद हैं, ये सब के सब मौजूद हैं। फिर उसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब हैं, वज़ीर तवानाई मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं यानी कि आपके उस वक्त के शौकत तरीन साहब, ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ के वज़ीर मौजूद हैं, और प्लानिंग डेवलपमेंट के असद उमर साहब मौजूद हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री साइड में आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर मोहिद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद हैं। ये सब के सब मौजूद हैं जनाब, और इसके बाद डिस्कस होता है, और इस डिस्कशन में इस पे ख़ास तौर पे कमेटी ने कंसर्न, शदीद कंसर्न शो किए जाते हैं। ये मेरे सामने पड़ा है, और उन्होंने कहा कि कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन टर्मिंग द language used by the foreign officials as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. The committee decided that Pakistan will issue strong démarche to the country in question, both in Islamabad and in country's capital, through proper channel in keeping विद डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। और इस पे वो करते हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं आल्सो एंडोर्स द कैबिनेट डिसीजन इन द स्पेशल कमेटी कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन 30 मार्च। उससे पहले कमेटी कैबिनेट मीटिंग होती है, फिर ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसको भी एंडोर्स करते हैं जो काबीना में हुआ था। काबीना के फैसलों को भी एंडोर्स किया, कौमी सलामती कमेटी ने भी खुद भी फैसला कर लिया, डिमार्शे का कर लिया कि बोथ वाशिंगटन में भी किया जाएगा और इस्लामाबाद में किया जाएगा, और फिर डिमार्शे किया गया, डिमार्च किया गया, इस्लामाबाद में भी किया गया और वाशिंगटन में भी किया गया, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। डिमार्च का मतलब है एहतजाज रिकॉर्ड करवाना। ये डिमार्च करने के बाद उसके बाद एक और भी इसमें कहा गया कि जी जो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई 30 मार्च 2022 को अंडर द प्राइम मिनिस्टर चेयरमैनशिप टू टेक द पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस थ्रू एन इन कैमरा ब्रीफिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, और उस पर यह भी तय हुआ। ये होता है जी इमरान खान साहब के ज़माने का इजलास है, और इसके बाद ये सब कुछ हो जाता है और ये मामला यहाँ तक। और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब ये फिर बहस शुरू हो जाती है। मरीम साहबा कहती हैं कि ये फ्रॉड है और असद मजीद साहब को लाएं और उनको गिरफ्तार करें, और ये सारे का सारा उन्होंने ये मसाइल पैदा किए हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, कासिम सूरी साहब इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपको बताया वो सारे का सारा मामला 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब ये होता है कि जिस रात आखिरी रात जो कि इमरान खान साहब की है, उस रात इमरान खान साहब साइफर को जो लिमिटेड डिक्लासीफाई कर देते हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देते हैं, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असम्बली को और सर्विसेज चीफ तमाम को, DGISI को, उन सब को ये भिजवा दिया जाता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भिजवा दिया जाता है। ये सारे का सारा करके और कौमी असम्बली की स्पीकर के
मौजूद स्पीकर सेक्रेटरिएट में अभी भी मौजूद। अगर कोई रुकने कौमी असम्बली चाहे तो वो पढ़ सकता है, और हो सकता है बेशुमार लोगों ने पढ़ भी लिया हो अगर वो उसको ओपन किया गया। तो ये होता है। और 9 और 10 अप्रैल के दरमियान शायद हम भी उधर ही थे, और जिस आखिरी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने इसको लिमिटेड महदूद तौर पर डिक्लासीफाई किया, पब्लिक नहीं किया, डिक्लासीफाई किया, और उसमें कुछ जर्नलिस्टों ने भी उसको देखा और पढ़ा, और सिर्फ दिखाया गया था, जाहिर उसकी कॉपी नहीं दी जा सकती थी। ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद होता यह है कि इमरान खान साहब का इख्तिदार ख़त्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, और बाजवा साहब जो हैं वो काफ़ी इसको, जाहिर है वो बाजवा साहब जो हैं इस इशू को जाने से पहले पहले ख़त्म भी करवाना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने सबसे पहले ये काम किया कि जो अगला कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, वो 38th मीटिंग बुलाई गई, और ये बुलाई गई 22 अप्रैल को बुलाई गई ये मीटिंग। और उसमें 38th मीटिंग, उसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिलिट्री साइड सिविल साइड में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, और राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला, मरियम औरंगजेब साहब, आसन इकबाल साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस हिना रबानी खर मौजूद हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, मिलिट्री साइड के वही लोग मौजूद हैं जो कि उस वक्त थे, बाजवा साहब हैं, और एडमिरल मोहम्मद अजमा खान नियाजी साहब हैं, और उसके बाद एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल जो हैं जहीर अहमद साहब मौजूद हैं, जहीर बाबर साहब, ये सब मौजूद हैं। और उसमें एक ख़ास तौर पे एक एडिशन की गई, और वो एडिशन की गई कि असद मजीद साहब को ख़ास तौर पे उसमें बुलाया गया, असद मजीद साहब जो कि हमारे सफ़ीर थे। अच्छा जी, अब उसमें ख़बर यह है कि असद मजीद साहब को दबाव में लाने की कोशिश की गई, और उन्हें कहा गया कि आप ज़रा थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट आगे पीछे कर लें, और PM हाउस में, ये हमारे सोर्सेज के मुताबिक। उसके बाद क्योंकि मरीम साहबा तो उनको गिरफ्तार करने के मूड में थी, और कहा था कि उनको गिरफ्तार करें, उनको मुअत्तल करें, उनसे पूछें ये सारे का सारा फसाद क्यों खड़ा किया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि जनाब ये तो हमने तो अपना एक कौमी फरीज़ा अदा किया, और फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो और वजारत खारजा इस पर डट गया, और बिलावल भुट्टो भी, और उन्होंने भी कोई उस पर एडवर्स एक्शन लेने के बजाय उनको सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक फैक्ट थी। लिहाजा हुआ ये कि इसमें फिर ये सारे के सारे ये जब ये चीज़ें डिस्कशन होती हैं, तो असद मजीद साहब जो हैं वो बताते हैं इजलास में, और अपनी बात पे कायम रहते हैं, और उनको बताते हैं कि ये जो कुछ मैंने लिखा ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये मेरा कौमी फ़र्ज था, मेरी नेशनल ड्यूटी थी, जिससे मैंने अपने मुल्क को आगाह किया, और यही एज इट इज़ यही कुछ हुआ जो इसमें लिखा हुआ है। लिहाजा जब वो मैनेज नहीं हो सके तो उन्होंने सारी बात कर दी। फिर ये इस मीटिंग का ये एलामिया मेरे पास पड़ा है, और उसमें खास तौर पर लिखा है द फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू द US ब्रीफ, यानी कि असद मजीद साहब ने कमेटी को ब्रीफ किया ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ हिज टेलीग्राम। और उसमें एक ये उससे जो पिछला जो 37th मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उससे ज़्यादा ये डिटेल्स के साथ ये मीटिंग हुई है 38th शहबाज शरीफ साहब की सदारत में। और उसमें फिर असद मजीद साहब को भी बुलाया गया, और उन्होंने बताया, और ये कमेटी के मिनट्स में भी शामिल है, उस इजलास के मिनट्स में भी, और ये जो एलामिया जारी किया गया उसमें भी कि, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने कर दिया तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीअफर्म द डिसीजन ऑफ द लास्ट NSC मीटिंग, यानी जो इमरान खान साहब की सदारत में इजलास हुआ था उसको भी रीअफर्म किया, और उसके फैसलों को रीअफर्म किया, और वो फैसले क्या थे, डिमार्च करना है, और वो सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, वो सारे का उसको एंडोर्स किया, उसको माना। और नेशनल सिक्योरिटी NSC वाज अगेन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रीमियस सिक्योरिटी एजेंसीज दैट दे हैव फाउंड, उन्होंने कहा कि नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी इसमें नहीं है, लेकिन बाकी हर चीज़ दुरुस्त है। और ये एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि असद मजीद साहब जो हैं वो मैनेज नहीं हो पाए थे। देयरफॉर the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessments received, the conclusion presented by the security agency concludes that there has been no foreign conspiracy, यानी कि बैरूनी साजिश नहीं थी तहरीक आदम एतमाद को, इस हद तक कमेटी ने कवर किया। लेकिन जो पिछला फैसला था, पिछला फैसले को एंडोर्स किया, और उस फैसले में जो कुछ किया गया था उसमें जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहा गया था उसको तस्लीम किया गया,
और ख़ास तौर पे जो डिमार्च किया गया था, एहतजाज रिकॉर्ड किया था, उससे भी माना गया। तो ये 2 इजलास होते हैं, ये 2 इजलास रिकॉर्ड पे हैं। लिहाजा ये कहना कि साइफर कोई हकीकत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद इमरान खान साहब कहते रहे। इमरान खान साहब ने फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमीशन बनाने की कोशिश की। कमीशन में जनरल तारिक खान को पहले कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद डॉक्टर शैब सडल साहब को कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा इसको कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। ये साइफर है। उसके बाद होता ही है, अब अगली खबर जो है मैं अब आपको बता देता हूँ। जब ये होता है इजलास 22 अप्रैल वाला, शहबाज शरीफ साहब वाला, वो हो जाता है तो उसके बाद फिर एक कोशिश की जाती है। ये है बड़ी एक्सक्लूसिव। बाजवा साहब से मेरी बात होती है, बल्कि बाजवा साहब की अपनी कॉल आती है, तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो साइफर शाइफर वाला मामला है ये अब खत्म हो रहा है और इसको भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा आइंदा चंद दिनों में। तो उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि हो सकता है, या हो सकता नहीं बल्कि असद मजीद साहब जो हैं, जो एम्बेसडर हैं हमारे, जो आए हुए थे, तो वो खुद ही वो खुद प्रोग्राम में आएंगे और प्रोग्राम में आके इसकी वजाहत करेंगे, टॉक शो में आके। अब जाहिर है हर किसी रिपोर्टर का, हर किसी एंकर का होता है कि जी वो हमें मिले, तो हमने भी यही कहा कि जी ठीक है फिर हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन हम फिर इंतज़ार करते रहे, लेकिन असद मजीद साहब जो हैं वो टॉक शो में नहीं आए, बल्कि किसी भी टॉक शो में अपीयर नहीं हुए। और वो बजाय इसके कि जो मरीम साहबा ने कहा था कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के बजाय और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करने के बजाय वो सारी चीज़ें दुरुस्त करार पाई। और न सिर्फ दुरुस्त करार पाई बल्कि असद मजीद साहब की प्रमोशन हुई और वो इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी खारजा यानी कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं वो इस वक्त भी। और ये सिचुएशन है। तो ये मामला है कि उसमें असद मजीद साहब को ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो ये है हकीकत जो कि असलन अब इसमें किसी भी सूरत में ये साइफर को दोबारा से बार बार जो जिंदा किया जाता है, ये इनफैक्ट इसका जो मलबा सारे का सारा गिरना है, जब भी गिरेगा वो बाजवा साहब पे गिरना है, किसी और पे नहीं गिरना। इसलिए ये जो कोई भी ये एक्ट करता है, ये असल में ये जो आजम खान साहब का स्टेटमेंट आया है, आजम खान साहब का स्टेटमेंट जो है मुबैना तौर पे, हालांकि उसका पहली बात तो है वो किडनैप है और एक फेक डॉक्यूमेंट है, वो फेक भी क्या है, उसमें भी वो जो मुहर्रर ने भी उसमें कुछ गलतियां की हैं कि जनाब यहाँ पे आपने वीडियो चलानी है। ये दफ़ा 164 के बयान में ये नहीं लिखा होता कि आपने यहाँ पे वीडियो चलानी है और यहाँ पे ये करना है। तो बहरहाल ये एक सिलसिला, वो तो सारे का सारा वो कहते हैं कि नकल मारने के लिए अक्ल की भी ज़रूरत होती है, वो तो उसका तो पोस्टमार्टम हो चुका है अपनी जगह। लेकिन असल ये है कि जब आप इस डिप्लोमेटिक लेटर को, जो कि ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेटर है और जिसको ओन किया जा चुका है, जिसको तस्लीम किया जा चुका है 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में, उसको आप डिसओन कैसे कर सकते हैं और उससे आप राह फरार कैसे इख्तियार कर सकते हैं। और फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप पे, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पहली इजलास में भी मौजूद थे, 37th मीटिंग में भी, जो 38th मीटिंग में भी मौजूद है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर को, वज़रा को और हमारे चेयरमैन जमात और दीगर लीडरशिप जो है तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने ये 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में ये फैसले कैसे किए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एक, मैं तो कहूँगा ये दिमाग का फतूर है, जिसको बार बार उछाला जाता है और बार बार इसको, हालांकि तय ये हुआ था कि अब ये जो हो चुका इसको बंद कर देते हैं और इमरान खान साहब ने भी इसको तस्करा ख़त्म कर दिया था। अब पीडीएम की गवर्नमेंट ने और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज को कहूँगा कि उन्होंने आखिरी दिनों में इसको दोबारा खोल दिया है, चंद दिन पहले इसको सारे को खोल दिया है। इनफैक्ट वो उनका हदफ जो है वो मिलिट्री लीडरशिप है और वो बाजवा साहब हैं और कोई नहीं है। वो उनको घेरना चाहते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से लाना चाहते हैं। इसमें कोई और नहीं फंसता, क्योंकि सारे जो इशारे हैं वो उधर जाते हैं और कहीं नहीं जाते। तो ये है अब तक की सूरत हाल। मैंने कहा रिकॉर्ड पे ले आऊँ सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन फिल वक्त इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।